कोरिया के एक हवाई जहाज में सभी यात्री बहुत डरे हुए हैं क्योंकि इस जहाज के पायलट सहित बहुत सारे यात्री भयंकर तरह से पहले ही मर चुके हैं। जहाज कुछ समय में जल्द ही अमेरिकी एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला होता है, जिससे जहाज में बैठे यात्री ये सोचकर राहत महसूस कर रहे थे कि उन्हें जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन उनका ये बुरा सपना एक ऐसे हादसे में तब्दील होने वाला था जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिकी सरकार इस जहाज को अपने देश में प्रवेश करने से भी इनकार कर देती है। आखिरकार ये जहाज बिना लैंड किए वापस दक्षिण कोरिया लौट जाता है। लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब कोरियाई जनता ही इस जहाज के लैंडिंग को लेकर काफी डरे हुए हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। अंत में जहाज का कप्तान पड़ोसी देश चीन और जापान से मदद मांगता है, लेकिन वो लोग मदद के बदले मिसाइल से इस जहाज को उड़ाने की धमकी दे देते हैं। कोई मदद न मिलती देखकर आखिरकार जहाज के कप्तान और सारे पैसेंजर ये फैसला करते हैं कि वो हवा में ही रहेंगे और यहीं मरेंगे। आखिरकार हवाई जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कोई भी देश इसे अपने यहाँ घुसने तक नहीं दे रहा, यहाँ तक कि वहाँ की खुद की सरकार और जनता भी इसका विरोध कर रहे हैं। फिल्म 8 घंटे पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम दक्षिण कोरिया के एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रियू नाम के लड़के को इधर उधर भटकते हुए देखते हैं। वो टिकट काउंटर पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि आपके किस विमान में सबसे ज्यादा यात्री हैं। रिसेप्शनिस्ट उसे इस सवाल का जवाब नहीं देती क्योंकि ये एयरपोर्ट के पॉलिसी के खिलाफ है। दूसरी तरफ हम पार्क नाम के एक आदमी और उसकी बेटी सू मिन को देखते हैं, जो फ्लाइट में जाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। तभी सू मिन टॉयलेट जाने के लिए बाथरूम जाती है। महिला टॉयलेट में काफी लंबी लाइन होने के कारण वो मेंस टॉयलेट में चली जाती है। तभी वो देखती है कि रियू वहां पहले से मौजूद है और वो अपने हाथों के नीचे कट लगाकर उसमें एक कैप्सूल डाल रहा है। उस घाव की ड्रेसिंग करने के बाद रियो को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे चुपके से उसे देख रहा है। वो वहां जाकर उसे पकड़ ही लेता कि अचानक पार्क वहां अपनी बेटी को ढूंढते हुए आ जाता है। दूसरी तरफ एक पुलिस अधिकारी इनो अपनी पत्नी से कॉल पर बात कर रहा होता है, जो छुट्टियां बिताने हवाई जहाज से कहीं जा रही है। कुछ देर बाद वो अपने पुलिस ऑफिस पहुंचता है, जहां उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें उसका ही एक पड़ोसी एक विमान को हाईजैक करने की धमकी दे रहा है। ऑफिस के दूसरे लोग इस वीडियो को मजाक में लेकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इनो को इस वीडियो पर थोड़ा शक होता है और वो इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर इनो और उसकी टीम उसके घर की जांच करने के लिए अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर के एक कोने में किसी आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो एक प्लास्टिक में लिपटी हुई है। दूसरी ओर हम हवाई अड्डे पर देखते हैं कि रियू सुमिन से पूछ रहा होता है कि वो कहां जा रही है और उसके साथ कौन कौन है। पार्क उसके इस सवाल से काफी गुस्सा हो जाता है और वहां से चले जाने की धमकी देता है, लेकिन रियू को ये पता चल चुका होता है कि वो दोनों हुवाई जा रहे हैं, इसलिए वो भी उसी जहाज का टिकट बुक कर लेता है। लेकिन जब वो सिक्योरिटी चेक के लिए जाता है तो उसके बैग में कुछ डिटेक्ट होता है। पूछताछ करने पर यह पता चलता है कि वो एक अस्थमा इनहेलर है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक ही जहाज में रियू, पार्क, सुमिन और इनो की पत्नी सवार हो गए हैं। कुछ देर बाद अनाउंस होता है कि वो जहाज उड़ने के लिए तैयार है। उड़ने के कुछ ही समय बाद रियू बाथरूम जाकर वहां अपने घाव से उस कैप्सूल को बाहर निकालता है और उसे अपने अस्थमा इनहेलर में डालकर एक स्प्रे कंटेनर बना लेता है, जिसे वो अपना मुंह ढककर अपने आसपास छिड़क देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लाश उस अपार्टमेंट में मिली थी, उसके मौत का कारण कोई वायरस है और उन लोगों को वहां बहुत सारी वीडियो टेप भी मिलती है, जिसे चालू करने के बाद वो देखते हैं कि एक आदमी चूहों से भरे कंटेनर में एक अजीब सा पाउडर डाल रहा है और उसके कुछ ही समय बाद सभी चूहे अजीब तरह से मरने लगते हैं। वो सभी ये महसूस करते हैं कि जिन चूहों के ऊपर पाउडर नहीं पड़ा था, वो चूहे भी मर रहे हैं। इसका मतलब कंटेनर में डाला गया पाउडर एक वायरस था। दूसरी ओर हम जहाज में देखते हैं कि रियू के निकलते ही एक आदमी जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। सुमिन भी बाथरूम जाने के लिए वहीं खड़ी होती है। तभी रियू उसके कान में कुछ बोलता है। इसी बीच बाथरूम में वो आदमी अपने आसपास अजीब सा पाउडर महसूस करता है, जिससे उसे खांसी होने लगती है। वो तुरंत इसके बारे में जहाज के मेंबर से शिकायत करता है। इसी बीच प्लेन का एक पैसेंजर धमकी वाला वीडियो देख रहा था। पार्क भी उस वीडियो को ध्यान से देखने लगता है और उसे एहसास होता है कि वीडियो में दिखने वाला आदमी बिल्कुल रियू जैसा लग रहा है। वो डरकर अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, जो बाथरूम के बाहर खड़ी है। फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट के पास जाता है और उसे वो वीडियो दिखाता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि वो शख्स रियू ही है। वही पार्क को पूरा यकीन था
कि वो यही है। तभी उसकी बेटी, जो काफी डरी हुई है, वो बताती है कि उसने रियू को कोई कैप्सूल विमान में ले जाते हुए देखा था, और ये भी बताती है कि उसने अभी अभी उसके कान में कहा है कि इस जहाज में मौजूद सभी लोग कुछ देर में मरने वाले हैं। इतना सुनने के बाद जहाज की एक मेंबर उससे पूछताछ करने के लिए उसके पास आती है और उससे आईडी मांगती है। रियू उसे बताता है कि वो एक वैज्ञानिक है और एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए वो होनोलुलु जा रहा है। लेकिन जब वो उससे और भी सवाल पूछती है तो वो उसका जवाब देने से मना कर देता है। दूसरी ओर पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेट करने हवाई अड्डे पर जाती है, जहां उन्हें पता चलता है कि वो आदमी कुछ देर पहले ही जहाज में चढ़ा है और वो उसी जहाज में है जहां इनो की पत्नी भी यात्रा कर रही है। ये सुनकर इनो के होश उड़ जाते हैं। तभी जहाज में हम देखते हैं कि बाथरूम में घुसे आदमी की स्किन पर रैशेज होने लगे हैं। तभी उसकी एक आंख फट जाती है और वो खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर हवाई जहाज में मौजूद सभी यात्री डरकर हंगामा करने लगते हैं। तभी एक डॉक्टर उसके पास जाकर चेक करता है तो पाता है कि वो मर चुका है। फिर पार्क काफी गुस्से में आकर रियू पर उस आदमी की हत्या का आरोप लगाता है। जहाज में इस समय 3 पायलट मौजूद होते हैं, जहां एक मेन पायलट कप्तान वॉन और 2 को पायलट चोई और जंग हैं। मेन पायलट और चोई कॉकपिट में है और जंग आराम करते हुए अपने शिफ्ट का इंतजार कर रहा है। जल्द ही कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट को रियू के बारे में पता चल जाता है। जहाज के अंदर माहौल काफी बिगड़ रहा होता है और इसे कंट्रोल करने पायलट चोई कॉकपिट से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि पार्क और रियू आपस में लड़ाई कर रहे हैं। वो दोनों को अलग करते हैं और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि पायलट चोई और पार्क एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। फिर वो पायलट रियू से उसकी आईडी मांगता है, लेकिन वो उसे दिखाने से मना कर देता है और बताता है कि वो एक अमेरिकी है। इतना कहकर वो भागने लगता है, लेकिन वहां मौजूद यात्री उसे पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो पकड़ में आता है, वो वापस से अपना स्प्रे निकालकर चारों तरफ उस वायरस को फैलाने लगता है। पायलट चोई कॉकपिट में ये सूचना दे देते हैं कि जहाज में मौजूद सभी लोग वायरस की चपेट में आ गए हैं, इसलिए वो और जहाज के कोई भी मेंबर कॉकपिट में नहीं जाएगा, जिससे मेन पायलट और पायलट जंग को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, जिससे वो जहाज को कंट्रोल कर सकें। दूसरी ओर देश के परिवहन मंत्री और सभी अधिकारी इस स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तभी इनो की टीम को जांच करते हुए ये पता चलता है कि रियू एक मल्टीनेशनल कंपनी प्रीकॉम में माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। लेकिन जब वो लोग कंपनी से बात करते हैं तो कंपनी ये कहकर साथ देने से इनकार कर देती है कि उनका इस अपहरण से कोई संबंध नहीं है। तभी इनो अधिकारियों को ये सुझाव देता है कि क्यों ना रियू से ही बातचीत करके इस वायरस का एंटीडोट लेने की कोशिश करे। और फिर पायलट चोई रियू से बातचीत शुरू करने की कोशिश करता है, जो सरकार भी सुन रही है, लेकिन वो मदद करने के बजाय ये कहता है कि इस जहाज में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और इतना कहते ही उसे भी खून की उल्टियां होने लगती हैं। तभी अचानक जहाज तेजी से नीचे आने लगता है और ये पता चलता है कि जहाज का मेन पायलट वायरस की चपेट में आकर मर चुका है। सभी यात्री इधर उधर गिरने पड़ने लगते हैं। तभी दूसरा पायलट जंग किसी तरह स्टीयरिंग को ऊपर खींचता है और कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। जहाज जमीन से टकराने ही वाला होता है कि पार्क कॉकपिट में आकर जहाज को नियंत्रित कर लेता है। तभी दूसरा पायलट चोई भी वहां पहुंच जाता है, जहां हमें पता चलता है कि एक समय पार्क भी महान पायलट हुआ करता था, लेकिन एक घटना के बाद उसने ये नौकरी छोड़ दी थी। कुछ समय बाद पायलट जंग की भी वायरस से हालत खराब होने लगती है, इसलिए चोई, जो एकमात्र ऐसा पायलट था जो कि इस वायरस से अप्रभावित है, जहाज की देखरेख करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी ओर रियू की मौत हो जाती है। तभी जहाज का एक यात्री इन सभी घटनाओं का वीडियो बनाकर एक पत्रकार को भेज देता है। इनो को ये शक होता है कि प्रीकॉम कंपनी जरूर कुछ छुपा रही है, जिस कारण वो सहयोग करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टर से बात करने उसके ऑफिस जाने का फैसला करते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो गार्ड उसे ये कहते हुए वहां जाने से मना कर देता है कि उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, जिससे पार्क गुस्सा होकर उस गार्ड के साथ मारपीट करने लगता है। एक रिपोर्टर जो वहां से गुजर रही है, वो उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर पोस्ट कर देती है। वहीं विमान में एक के बाद एक कई लोगों की इस वायरस से मौत होने लगती है, इसलिए वहां मौजूद सभी लोग ये फैसला करते हैं कि जिन लोगों के ऊपर ये वायरस का प्रभाव दिख रहा है, वो लोग जहाज की टेल की तरफ रहेंगे, बाकी सब सामने की तरफ रहेंगे। पार्क और सुमिन, जो इस वायरस से अप्रभावित हैं, सामने की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें आगे जाने से रोकते हुए कहता है कि उसकी बेटी के स्किन पर फफोले होने लगे हैं। पार्क उन्हें समझाता है कि उसे एक्जिमा है, लेकिन गुस्साई भीड़ इसे वायरस समझती है। मामला बिगड़ता इससे पहले ही सुमिन अपने पिता से अनुरोध करती है कि उसे टेल की तरफ ही रहना चाहिए।
कुछ समय बीतने के बाद आखिरकार जहाज अमेरिका पहुंच चुका है, जिससे कोरियाई अधिकारी सहित जहाज के सभी लोग काफी खुश हैं कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा। लेकिन तभी अमेरिकी कंट्रोल टावर से संदेश आता है कि उन्हें यहाँ लैंडिंग की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस वायरस के बारे में उन्हें ज्यादा नहीं पता और इस कारण वो अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकते। कोई रास्ता नहीं होने के कारण कोरियाई अधिकारी चोई को ये आदेश देते हैं कि जहाज को वापस कोरिया लाया जाए। जहाज में सभी यात्री काफी निराश हो जाते हैं और बचने की सारी उम्मीद भी खो देते हैं। तभी इनो को ब्रिकॉम कंपनी के एक एम्प्लॉयर का कॉल आता है कि कंपनी का एक कर्मचारी जिसका नाम सुंग हून है, वो यहाँ से भाग गया है, जिसे इस बारे में बहुत कुछ पता है। इनो तुरंत पुलिस के साथ उसके घर के पते पर पहुंचता है, जहां वो उन लोगों को देखकर भागने लगता है। इनो उसका पीछा कर ही रहा होता है कि उसका कार के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो आदमी भागने की बजाय वहीं रुककर इनो की मदद करने लगता है। वो इनो को बताता है कि रियू ने उसे धोखा दिया था और उसका इस साजिश में कोई भी हाथ नहीं है और इस वायरस का नाम SC-1 है, जिसे ब्रिकॉम कंपनी ने अवैध रूप से हासिल किया है। पर वो ये भी बताता है कि कुछ ही समय पहले कुछ साइंटिस्ट भी इस वायरस की चपेट में आ गए थे, जिससे उन लोगों की भयंकर तरीके से मौत हो गई थी, लेकिन उसमें एक साइंटिस्ट बच गया था। कंपनी ने रियू के ऊपर इस घटना का आरोप लगाकर उसे कंपनी से निकाल दिया, लेकिन रियू ने हमें धोखा देकर इस वायरस को वापस से पा लिया था। इतनी बात सुनकर इनो उस रिसर्चर से मिलने का फैसला करता है जो इस घटना में बच गया था। वहीं दूसरी तरफ इस जहाज में एक हॉस्टेस पार्क से पूछती है कि उन्होंने पायलट का जॉब क्यों छोड़ा। वो उसे बताता है कि लास्ट समय जब वो जहाज उड़ा रहा था तो उस दौरान एक इंजन में आग लग गई थी, इसलिए कंट्रोल रूम के मना करने के बावजूद भी उन्होंने उस जहाज की इमरजेंसी लैंडिंग कर दी थी और इस घटना में सभी यात्री तो बच गए, लेकिन 2 लोगों की मौत हो गई। तभी कॉकपिट के अंदर पायलट चोई को भी खून की उल्टी होने लगती है। वो पार्क से अनुरोध करता है कि वो कॉकपिट में आकर इस जहाज को संभाले। पार्क पिछली घटना से काफी डरा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मदद करने का फैसला करता है। वहीं दूसरी ओर इनो उस रिसर्चर से मिलता है जो अभी भी अस्पताल में भर्ती है। वो उसे उस लाश की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर वो तुरंत पहचान जाती है कि वो वही वायरस है जिससे वो इन्फेक्टेड हुई थी, और ये भी बताती है कि ब्रिकॉम कंपनी के पास इसका वैक्सीन और एंटीवायरस दोनों है। परिवहन मंत्री तुरंत ब्रिकॉम कंपनी के मुख्यालय जाते हैं और उस पर वैक्सीन और एंटीवायरस देने का दबाव बनाते हैं। आखिरकार कंपनी उनका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाती है। देश के सभी न्यूज चैनल पर यह प्रसारित होने लगता है कि ब्रिकॉम कंपनी यात्रियों के राहत के लिए वैक्सीन और एंटीवायरस फ्री में देगा। वहीं जहाज में पायलट चोई को लगातार खून की उल्टी होती ही रहती है, इसलिए वो जापान के नरिता एयरपोर्ट पर ही जहाज को उतारने का फैसला करता है और फिर वो वहां के कंट्रोल टावर पर एक आपातकालीन संदेश भेजकर जहाज को उतारने लगते हैं। लेकिन जापानी कंट्रोल टावर उसे अपने एयर स्पेस में घुसने का भी ऑर्डर नहीं देता और उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने घुसने की कोशिश की तो जहाज को मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन वो इस धमकी को नजरअंदाज कर जहाज को उतार ही रहा होता है कि सामने से फाइटर प्लेन आ जाते हैं जो लगभग जहाज से टकराने ही वाला था और आखिरकार चोई विमान को ऊपर करने पर मजबूर हो जाता है। इसके बाद वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर पार्क उसकी सीट पर आकर जहाज को कंट्रोल करता है और उसे जापान से दूर ले जाता है। ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है, जिससे जापानी अधिकारियों को पूरी दुनिया में मीडिया और ह्यूमन राइट ग्रुप की आलोचना का सामना करना पड़ता है। तभी जापान के प्रधानमंत्री मीडिया में आकर ये बताते हैं कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम है, जिसके कारण एंटीवायरस या वैक्सीन इस वायरस पर असर नहीं कर पाएगी। ये बात पता चलते ही कोरिया के लोग भी इस जहाज की लैंडिंग के खिलाफ होकर सड़कों पर आ जाते हैं, लेकिन इनो हर वो संभव प्रयास करता है जिससे उन सभी की जान बचाई जा सके। इसके लिए वो सियोल एयरपोर्ट पर बने क्वारंटीन जोन में जाता है और वहां मौजूद साइंटिस्ट से कहता है कि वो उनके ऊपर इस एंटीवायरस या फिर वैक्सीन का टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन इनो जानबूझकर अपने शरीर में ये वायरस इंजेक्ट कर लेता है और उस एंटीवायरस को टेस्ट करने का ऑर्डर देता है। और जब इसके सीनियर किम को ये बात पता चलती है तो वो भी क्वारंटाइन जोन पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि इनो दर्द से करा रहा है और उस पर दिया गया एंटीवायरस कोई काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ पूरे कोरिया में उस जहाज के उतरने के विरोध में हिंसक प्रदर्शन होने लगते हैं, जिसके दबाव में आकर सरकार कोरियाई वायुसेना को ये आदेश देती है कि वो हवाई जहाज को कोरिया न आने दें। ये खबर तेजी से टीवी चैनलों पर फैल जाती है, जिससे जहाज में मौजूद सभी यात्री भी ये सब खबर देख रहे होते हैं। वो सभी ये देखकर काफी मायूस हो जाते हैं, लेकिन उनका भी ये मानना था कि वो खुद के फायदे के लिए और सभी लोगों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकते।
तभी पार्क कंट्रोल रूम से संपर्क करता है और एक संदेश भेजता है कि जहाज में मौजूद सभी लोग इस लैंडिंग के खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसा करना ही इस समस्या का सही समाधान है। साथ ही पार्क ये भी कहता है कि ये उन लोगों के साथ आखिरी बातचीत है। इसके बाद वो सभी रेडियो संचार कनेक्टिविटी को कट कर देगा। जल्द ही सभी यात्री अपने घर वालों को आखिरी बार फोन करना शुरू कर देते हैं। वहीं आसमान में उस जहाज के आसपास ढेर सारे और भी जहाज उड़ रहे होते हैं जो उसे समुद्र की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन तभी चमत्कारिक रूप से इनो के शरीर पर वो एंटीवायरस काम करने लगा था और वो अचानक से जाग जाता है और जहाज को वापस लाने का आग्रह करता है, जिसके तुरंत बाद कंट्रोल टावर उस जहाज से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो बंद होने के कारण वो संपर्क नहीं कर पाते। अब अंतिम रास्ता यही है कि परिवार के माध्यम से फोन करके यात्रियों से संपर्क किया जाए और ये योजना काम कर जाती है। जैसे ही जहाज पर मौजूद यात्रियों को ये बात पता चलती है तो वो खुशी से झूम उठते हैं। पार्क तुरंत रेडियो को वापस से चालू कर देते हैं और जहाज को पास के एयरपोर्ट पर ले जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जहाज में तेल बहुत कम है, जिससे वो एयरपोर्ट पर पहुंच भी नहीं सकता। अब पार्क के पास एक ही विकल्प है कि वो पास के एक छोटे से एयरबेस पर जहाज को उतारे, लेकिन वहां समस्या ये है कि रनवे बहुत छोटा है और इस कारण जहाज में बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, जिससे जहाज रनवे से बाहर होकर क्रैश भी हो सकता है। लेकिन पार्क बहुत ही अनुभवी पायलट है और वो ऐसा करने में माहिर है। वो जहाज को हवा में ही एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाते हैं, जिससे जहाज का मोमेंटम कम हो जाता है और सही समय देखकर जहाज को रनवे पर लैंड कर देते हैं। जहाज काफी तेजी से हिलते हुए आखिरकार कुछ दूर जाकर रुक जाता है। कई दिन बीत जाते हैं और फिर पार्क उस हादसे में जिंदा बचे लोगों से मिलने आते हैं, जहां वो पायलट जोई और इनो से मिलते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि वायरस ने उन्हें हमेशा के लिए पैरालाइज कर दिया है, लेकिन उनकी वीरता के कारण हजारों लोगों की जान बच गई। साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। क्या जापान और अमेरिका ने इस मूवी में सही किया या गलत, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।